औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेसन नंबर 22 है हमारे पास, द लिंग्विस्टिक इन्वायरमेंट, इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोसेस ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन। कि लैंग्वेज एक्विजिशन होती क्या है, उसको हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। एक्विजिशन बेसिकली अर्ली एजेस में, अपनी लाइफ के अर्ली एजेस में चाइल्ड जो होता है वो लैंग्वेज एक्वायर करता है, और ये ऐसा नॉलेज होता है लैंग्वेज एक्विजिशन की ये बाद में ख़त्म नहीं हो सकता, कोई भी इसको उसके माइंड से वॉश नहीं कर सकता, यानी उसको वो चीज़ें भूल नहीं सकती है जो वो अपनी अर्ली एजेस में एक्वायर करता है, और उसके ज़रिए वो कम्युनिकेशन भी करता है। उसके अलावा जो एक्विजिशन है वो आइसोलेशन में नहीं हो सकती है, कोई भी लैंग्वेज एक्वायर करने के लिए एक्सपोज्ड होना ज़रूरी है और इंटरेक्शन ज़रूरी है। वन वे टू थिंक अबाउट द फैक्टर्स दैट प्ले अ रोल इन लैंग्वेज एक्विजिशन इज़ टू आइडेंटिफाई नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशंस। पहला इसमें जो किरदार है लैंग्वेज एक्विजिशन के लिए वो उन फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करना है जो कि सफिशिएंट हैं, उन कंडीशंस को। A necessary condition is one that must be present in order for language to occur in a normal way. A sufficient condition is one that, if present, ensures that language will develop normally. It is rare for complex behavior to have a single sufficient condition. मतलब इनमें से अगर एक कंडीशन होगी तो वो सफिशिएंट नहीं होगी लैंग्वेज एक्विजिशन के लिए। ऑन द कंट्रेरी, इट मे हैव सेवरल नेसेसरी कंडीशंस, नन ऑफ विच इज सफिशिएंट बाय इटसेल्फ टू इंश्योर पॉजिटिव आउटकम्स. Think, for example, of the conditions that must be present to ensure childs with a healthy self-concept or a marriage that is stable over time. Most behavior have multiple causes. 3 causes of variables have been proposed as necessary or sufficient condition for language acquisition. यहाँ पे 3 conditions या 3 causes बताए गए हैं जो कि sufficient हैं for language acquisitions के लिए। देख लेते हैं कि वो क्या हैं। फर्स्ट कॉज है, दीज आर इन्वायरमेंटल, कोग्निटिव एंड इनेट फैक्टर। इन्वायरमेंटल फैक्टर से असरअंदाज होते हैं लैंग्वेज एक्विजिशन पे, कोग्निटिव फैक्टर एंड इनेट फैक्टर। ऑल्दो ईच ऑफ दीज इज समटाइम डिस्कस्ड टू द exclusion of the other two, it is likely that all 3 classes of variables are needed for a complete account of language acquisitions. If so, a successful theory of acquisition will be one that explains the interaction among these factors. नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास 128, फेरल एंड आइसोलेटेड चिल्ड्रन। ये जो टॉपिक है ये एमसीक्यूज इसमें बहुत सारे बन सकते हैं और ये इंटरेस्टिंग भी बहुत है, इसको थोड़ा समझने की ज़रूरत है। अच्छा, फेरल और आइसोलेटेड चिल्ड्रन होते कौन से हैं? फेरल चिल्ड्रन वो होते हैं जो कि जंगलों में बड़े हुए हों। फ़र्ज़ करें कि कोई कबीला किसी ऐसी जगह पे रहता है जहाँ पे मतलब आबादी बहुत कम है, या जहाँ पे जंगली जानवर रहते हैं, और कोई जानवर बच्चे को उठा के कहीं आबादी से दूर ले जाता है, और वो बच्चा वहाँ जाके बच तो जाता है, लेकिन वो इंसानों से बहुत दूर जा चुका होता है, और वो अपनी ज़िंदगी जो है वो जंगल में इंसानों से दूर गुजारता है, जानवरों के साथ। तो वो बच्चा लैंग्वेज नहीं बोल सकेगा। वो जब वापस सिविलाइज सोसाइटी में आएगा, सिविलाइजेशन में आएगा, तो वो जानवरों जैसी आवाज़ें निकालेगा और जानवरों जैसा उसका चलने का स्टाइल होगा, और क्योंकि वो इंसानों में बड़ा ही नहीं हुआ ना, उसे पता ही नहीं था कि इंसान कैसे रहते हैं, कैसे बोलते हैं, इस तरह से। और आइसोलेटेड चिल्ड्रन वो होते हैं जो रहते तो इंसानों में हैं लेकिन आइसोलेशन में रहे होते हैं, उनकी ह्यूमंस के साथ कोई कम्युनिकेशन नहीं होती है, वो किसी वजह से अकेले रह जाते हैं और कम्युनिकेशन उनकी नहीं होती है और वो सोशलाइज नहीं होते हैं। The first question has been addressed through studies of feral and isolated children. Feral children are those who have grown up in the wild. ये वाला excuse में भी आ सकता है। Feral children are those who have grown up in the wild. Lenny presented a detailed description and analysis of the boy named Victor. अच्छा, लैन ने जो प्रेजेंट किया था, प्रेजेंटेड डिस्क्रिप्शन एक उसने दी थी और एक एनालिसिस दिया था एक बॉय पे, उसका नाम क्या था? विक्टर उसका नाम था। हु वाज फाउंड इन द वुड्स ऑफ फ्रांस इन 1997, वो ने मिला था फ्रांस के जंगल से 1797 में। पीजेंट स्पॉटेड द बॉय रनिंग नेकेड थ्रू द वुड्स, कि वो जो था विदाउट कपड़ों के बगैर, यानी कि वो जंगलों में भाग रहा था, सर्चिंग फॉर पोटैटोज एंड नट्स, कुछ पोटैटोज और नट्स ढूंढने के लिए। एंड ही वाज सब्सिक्वेंटली कैप्चर्ड बाय सम हंटर्स एंड ब्राउट टू सिविलाइजेशन, और उसे कुछ हंटर्स ने जो है वो कैप्चर कर लिया और वो उसे सिविलाइजेशन में ले आए। दे कॉल्ड हिम द वाइल्ड बॉय ऑफ एविरॉन, और वो उसे क्या कहते थे, उस वाइल्ड बॉय को वो उसे कहते थे, दे कॉल्ड हिम द वाइल्ड बॉय ऑफ एविरॉन। आफ्टर द प्रोविंस इन विच ही वाज फाउंड, द वाइल्ड बॉय केम टू द अटेंशन ऑफ जीन मार्क जेस्पेरेटेड, अ यंग फिजिशियन। इसने उस पर काम किया था। एट द टाइम ऑफ हिज कैप्चर विक्टर वाज थॉट टू बी अबाउट 12 और 13 ईयर। ये एक्सक्यूज में आ सकता है। एट द टाइम ऑफ द कैप्चर विक्टर की एज क्या थी?
Victor was thought to be about 12 to 13 years. He had no speech. उसे यानी कुछ बोलना नहीं आता था. Although his hearing was normal and he uttered some sounds. लेकिन वो सुन सही सकता था और कुछ आवाज़ें भी निकालता था. Other physicians thought that Victor was deaf and retarded. अच्छा, कुछ फिजिशियंस का ये कहना था कि वो बिल्कुल डेफ है और कुछ भी नहीं सुन सकता. बट इटर्ड वाज ऑप्टिमिस्टिक दैट ही कुड बी ट्रेन टू बी सोशलाइज्ड एंड टू यूज़ लैंग्वेज. लेकिन इटर्ड ने कहा था कि उसे हम लैंग्वेज का यूज़ सिखाएंगे और उसे सोशलाइज सोसाइटी में रखेंगे. इटर्ड वर्क इंटेंसिवली विद विक्टर फॉर 5 years. अच्छा, इटर्ड जो था उसने कितने, वो एक फिजिशियंस था और उसने कितने साल विक्टर पे काम किया? अबाउट 5 years उसने इस पे काम किया था, इस लैंग्वेज सिखाने के लिए. Using techniques of language training and behavior modification similar to those used by modern researchers. For example, he taught Victor to name objects such as milk by presenting the object and then the French word for it. वो इसे इस तरह से लैंग्वेज सिखाता था कि उसके सामने ऑब्जेक्ट पेश करता था, वो चीज़ लेके आता था, जैसे मिल्क उसके सामने लेके आया है और इसके लिए जो फ्रेंच वर्ड है मिल्क के लिए वो उसे बताएगा. यानी कि चीज़ इस रियल चीज़ें ऑब्जेक्ट सामने लेके आता था और फिर उनको नेम कैसे उनका है वो उन्हें बताता था. Victor would name objects that were presented out, would not request them by using their names. Victor had other problems with language. अच्छा, उसके साथ एक और भी प्रॉब्लम था लैंग्वेज से रिलेटेड. One was that he developed a gestural communication system that interfered with the language training. क्योंकि वो gesture communication करके अपनी बात समझा देता था तो उसे मतलब इतना लैंग्वेज का इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं महसूस होती थी. Lane suggests that the science might have supplanted his need to acquire spoken language. Another problem was विक्टर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ वर्ड्स. कि विक्टर जो था उसे वर्ड्स को अंडरस्टैंड करने में प्रॉब्लम होती थी क्योंकि वो फर्स्ट टाइम सुन रहा था. फॉर इंस्टेंस व्हेन थॉट द वर्ड फॉर बुक, जब उसके जहन में बुक का वर्ड आता था, जब वो बुक के बारे में सोचता था तो वो उसे इनिशियली एक बुक में अप्लाई करता था. यानी एक किताब है तो वो बस उसी को बुक समझता है, दूसरी उसके नज़दीक वो किताबें नहीं है. ओनली विद कंसिडरेबल एफर्ट कुड इट टीच विक्टर टू जनरलाइज नेम्स फॉर क्लासेस ऑफ ऑब्जेक्ट्स. टॉपिक नंबर 129 है हमारे पास, द क्रिटिकल पीरियड हाइपोथेसिस. देयर इज़ अ पीरियड अर्ली इन लाइफ इन विच वी आर स्पेशली प्रिपेयर्ड टू एक्वायर अ लैंग्वेज इज़ रेफर्ड टू एज द क्रिटिकल पीरियड हाइपोथेसिस. क्रिटिकल पीरियड हाइपोथेसिस अर्ली टाइम होता है लाइफ में, अर्ली पीरियड होता है जिसमें हमारा माइंड जो होता है वो लैंग्वेज एक्वायर करने के लिए प्रिपेयर्ड होता है. Many investigators who favor the critical period hypothesis suggest that there are neurological changes in brain that leave a learner less able to acquire a language. कि इसकी वजह ये है कि अर्ली एज में हम ज़्यादा अच्छी तरह लैंग्वेज लर्न कर सकते हैं कि हमारे माइंड में कुछ न्यूरोलॉजिकल चेंजेस अक्कर हो जाती हैं बाद में, जिसकी वजह से हम ज़्यादा एफिशिएंट लैंग्वेज लर्निंग नहीं कर सकते हैं आफ्टर क्रिटिकल पीरियड. और अगर हम सीखने की कोशिश करें भी तो मास्टर नहीं बन सकते किसी लैंग्वेज में. टॉपिक नंबर 129 है हमारे पास, द क्रिटिकल पीरियड हाइपोथेसिस. देयर इज़ अ पीरियड अर्ली इन लाइफ इन विच वी आर स्पेशली प्रिपेयर्ड टू एक्वायर अ लैंग्वेज इन रेफर टू एज अ क्रिटिकल पीरियड हाइपोथेसिस. क्रिटिकल पीरियड वो वाला टाइम पीरियड होता है, अर्ली पीरियड होता है लाइफ में. उस वक्त हमारा जो माइंड होता है वो लैंग्वेज एक्वायर करने के लिए प्रिपेयर्ड होता है और उस टाइम जो लैंग्वेज लर्न की जा सकती है वो बाद में बहुत ज़्यादा कोशिश के बाद भी हम वैसी लैंग्वेज एक्वायर नहीं कर सकते. और स्पेशली ग्रामेटिकल जो नॉलेज है वो क्रिटिकल पीरियड में ही बेहतर तौर पे लर्न किया जा सकता है, एक्वायर किया जा सकता है. मैनी इन्वेस्टिगेटर्स हु फेवर द क्रिटिकल पीरियड हाइपोथेसिस सजेस्ट दैट देयर आर न्यूरोलॉजिकल चेंजेस इन द ब्रेन दैट लीव अ लर्नर लेस एबल टू एक्वायर अ लैंग्वेज. क्योंकि आफ्टर क्रिटिकल पीरियड हमारे माइंड में कुछ ऐसे न्यूरोलॉजिकल चेंजेस अक्कर हो जाती हैं जिनकी वजह से लैंग्वेज लर्निंग जो होती है वो बेहतर तौर पे नहीं हो सकती है. ऑल दो द नेचर ऑफ दीज पोस्ट चेंजेस इज़ नॉट वेल अंडरस्टूड. लेकिन उन जो चेंजेस की नेचर है वो अच्छी तरह से मालूम नहीं है. मोस्ट कॉमनली दीज चेंजेस आर अज्यूम टू अकर नियर प्यूबर्टी. लेकिन एक अंदाजे के मुताबिक वो वाली जो चेंजेस हैं न्यूरोलॉजिकल चेंजेस वो तकरीबन प्यूबर्टी तक होती हैं, बलूगत तक. सरप्राइजिंगली although the critical period hypothesis has evoked much discussions, there have been few empirical studies that have tested the hypothesis. A landmark study was reported by Johnson and Newport, who examined native speakers of Korean and Chinese who had immigrated to the United States at various ages between 3 and 39 year of ages. इसको आप लोग अंडरलाइन कर लेंगे, एमसीक्यूज में आ सकते हैं. A landmark
study was reported by Johnson and Newport 1989, who examined the native speaker of Korean and Chinese who had emigrated to the United States at various ages between 3 and 39 years of ages. On the average, the participants who arrived earlier, that is before puberty, had been in the United States about the same amount of time as those who had arrived later. They also included a group of native speaker for comparison purpose. यानी कि ये सारा कुछ कंपैरिजन करने के लिए था कि आफ्टर पुबर्टी लैंग्वेज जो है वो बेहतर तौर पे लर्न की जा सकती है. टॉपिक नंबर 130 है हमारे पास, क्रिटिकल पीरियड इफेक्ट इन सेकंड लैंग्वेज लर्निंग. The evidence from second language acquisition research has not provided unequal evidence for the critical period hypothesis. मतलब कि जो second language acquisition है की रिसर्च है वो कोई एविडेंस प्रोवाइड नहीं करती है क्रिटिकल पीरियड हाइपोथेसिस के बारे में. द बेस्ट वी कैन से इज़ दैट यंग चिल्ड्रन जनरली लर्न फ्रॉम L2 बेटर देन ओल्डर चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स. तो इस तरह हम कह सकते हैं, ये भी कह सकते हैं कि जो यंग चिल्ड्रंस होते हैं वो L2 भी ओल्डर चिल्ड्रन की बनिस्बत जो है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से लर्न कर सकते हैं. Moreover, the advantages that younger children display in some studies may be due to biological changes. और इसमें जो यंग बच्चे इस वजह से बेहतर तौर पे लैंग्वेज सीख सकते हैं क्योंकि उसकी वजह बायोलॉजिकल चेंजेस होती हैं. बाद वो क्रिटिकल पीरियड होता है. Environmental factor, cognitive changes, or some combination of factors. Clearly, we have much more to learn about how the capacity of language acquisition changes over lifespan. के बाद में जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो उसमें लैंग्वेज लर्निंग की जो एबिलिटी है वो वक्त के साथ साथ कम होती चली जाती है. मदरीज, ये एक टर्म है, इसकी डिफिनेशन भी आ सकती है. लैंग्वेज डिवेलपमेंट डील्स विद द वेज अडल्ट स्पीक्स टू यंग चिल्ड्रन. अडल्ट टू चाइल्ड लैंग्वेज, कि जब एक अडल्ट जो है वो किसी चाइल्ड से बात कर रहा होता है तो उसका जो बात करने का अंदाज़ होता है, उसको जो स्पीकिंग स्टाइल होता है उसको कहते हैं मदरीज. विच हैज़ बीन कॉल्ड मदरीज डिफरेंट इन अ नंबर ऑफ वेज फ्राम अडल्ट टू अडल्ट लैंग्वेज. और वो जो अडल्ट से कम्युनिकेशन हो रही होती है, अडल्ट की अडल्ट में बात हो रही होती है, उससे डिफरेंट होता है किसी अडल्ट का चाइल्ड के साथ जो स्पीकिंग होती है. टॉपिक नंबर 132 है हमारे पास, सब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अडल्ट स्पीच टू चिल्ड्रन. अब जो अडल्ट चाइल्ड के साथ स्पीकिंग कर रहा है उसकी कुछ करैक्टरिस्टिक यहाँ पे बयान की गई हैं. इन जनरल स्पीच टू चिल्ड्रन लर्निंग लैंग्वेज इज़ शॉर्टर. फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो स्पीकिंग होगी वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट होगी, टू द पॉइंट उससे बात की जाएगी. मोर कंक्रीट, मोर डायरेक्टिव एंड मोर इंटरनेशनली एक्सचेंज दैट अडल्ट डायरेक्टेड स्पीच. मतलब कि सिर्फ जो हम बात उसे कहना चाहते हैं डायरेक्ट वही कही जाएगी, क्योंकि वो बच्चा उसे घुमा भी रहा के अगर हम बात करेंगे वो तो नहीं समझ आएगी. ऑफ कोर्स जस्ट बिकॉज वी स्पीक इन दीज वेज दैट चिल्ड्रन डज नॉट नेसेसरली मीन दैट दिस स्पीच विल असिस्ट देम इन एक्वायरिंग लैंग्वेज. As a matter of fact, some of the properties of adult to adult speech are also seen when adults speak to dogs and even to plants. अच्छा, ये वाली जो अडल्ट की चाइल्ड से बात करने की जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये तब भी देखी जा सकती हैं जब कोई अडल्ट किसी डॉग से या प्लांट से या किसी और पेट से बातें कर रहा होता है, तो वो चाइल्ड वाली जो चाइल्ड से बात करने की जो स्टाइल होता है यहाँ पे भी वही होता है. द इफेक्ट ऑफ दिस फॉर्म ऑफ स्पीच ऑन डॉग्स एंड प्लांट्स इज़ नॉट नोन, although it would appear that such properties would assist children in their language development. Data on the basic questions are relatively scarce and widely different opinions exist on the matter.